नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मार्च 1971 की अखंड ज्योति पत्रिका के मूल संदर्भों पर आधारित हमारी ये चर्चा आध्यात्मिक परिवर्तन और आंतरिक बदलाव के विज्ञान पर होगी। देखिए, अक्सर आध्यात्मिकता को लेकर हमारे मन में सिर्फ रहस्य या चमत्कारों की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे हमारे भीतर का ये बदलाव असल में एक बहुत ही स्पष्ट और प्रामाणिक विज्ञान है, जिसे बहुत ही तार्किक तरीके से समझा जा सकता है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री का एक बहुत ही शानदार विचार है कि परिवर्तन कोई अमूर्त रहस्य नहीं है, बल्कि अंतर्मन का एक गहन विज्ञान है। सच कहूं तो ये एक लाइन आध्यात्मिक विकास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। इसे कोई चमत्कार मानने के बजाय ये संदर्भ हमें बताता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप बाकायदा समझ सकते हैं, इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण रहस्य के उस अंधेरे को दूर करके इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह हमारे सामने रखता है। मतलब आंतरिक शांति पाना अब कोई असंभव लक्ष्य नहीं लगता, बल्कि एक हासिल किया जा सकने वाला परिणाम बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आध्यात्मिक परिवर्तन को परिभाषित करना। आखिर किसी भी विज्ञान को गहराई से समझने के लिए उसकी सटीक परिभाषा को समझना तो जरूरी है ना? तो यहाँ आध्यात्मिक परिवर्तन को बहुत ही सटीक ढंग से परिभाषित किया गया है। इसे एक ऐसी व्यवस्थित और तार्किक रूपरेखा के रूप में समझाया गया है जिसका सीधा सा उद्देश्य हमारी चेतना को बेचैनी की स्थिति से निकालकर एक गहरी शांत अवस्था तक ले जाना है। कितनी रोचक बात है ना कि कैसे इन गूढ़ बातों को एक ऐसे ढांचे में ढाल दिया गया है जिसे हमारा तर्कशील मन आसानी से समझ सके। ये परिभाषा बिल्कुल साफ कर देती है कि मानसिक भटकाव से स्थिरता तक का जो सफर है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक पक्का विज्ञान है जिसके अपने साफ नियम और सिद्धांत है। और अगर हम भौतिक और आध्यात्मिक बदलाव की तुलना करें तो असली अंतर बहुत ही बेहतरीन ढंग से उभर कर आता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन बाहरी होता है और अक्सर बस कुछ समय के लिए होता है। इसके उलट आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से आंतरिक है, जो चेतना के पूरे तंत्र को ही जड़ से बदल देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नदी की सतह पर उठने वाली लहरें वो अस्थायी होती हैं, लेकिन नदी के भीतर का जो गहरा जल प्रवाह है वो लगातार चलता रहता है और कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। बाहरी दिखावा तो पल भर में बदल सकता है, लेकिन जो बदलाव विचारों की गहराई से शुरू होता है वो हमारी चेतना का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, आंतरिक परिवर्तन का विज्ञान। चलिए देखते हैं कि यह विज्ञान असल में काम कैसे करता है। अगर हम आंतरिक शांति की कार्यप्रणाली को देखें तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करती है। सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने भीतर की बेचैनी की पहचान करना। जाहिर है, जब तक समस्या की जड़ ही नहीं पता होगी उसका समाधान कैसे होगा। उसके बाद आता है आध्यात्मिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन। फिर जो सिद्धांत हमने सीखे हैं उन्हें अपने विचार प्रक्रिया में पूरी सटीकता के साथ लागू करना, और अंत में मन का धीरे धीरे रोशन होना। ये पूरी प्रक्रिया ये साबित करती है कि शांति हासिल करना कोई अचानक होने वाला इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सही दिशा में उठाए गए कदमों की एक अटूट श्रृंखला है। और यही हमें ले जाता है हमारे भाग 3 पर, विचार क्रांति को प्रज्वलित करना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। आप जरा इस बात पर गहराई से सोचिए। जब कोई मन विचारों की एक पूरी और व्यवस्थित क्रांति से गुजरता है तो उसका अंतिम प्रभाव क्या होता है? ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे उस इंटरनल नैरेटिव को, हमारे भीतर की कहानी को पूरी तरह से दोबारा गढ़ने की शक्ति पर मनन करने का एक न्योता है। सोचिए, जब पुरानी और हमें पीछे खींचने वाली मान्यताओं के ढर्रे टूटते हैं और एक नई तार्किक सोच आकार लेती है तो चेतना का दायरा असीम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी घुप अंधेरे कमरे में अचानक से एक तेज मशाल जला दी जाए। ये जो क्रांति है ना, ये 3 बहुत ही साफ और क्रमिक कदमों में आगे बढ़ती है। पहला कदम उन मान्यताओं को पहचानना जो हमारी सोच को अकारण ही सीमित कर रही हैं। दूसरा, परिवर्तनकारी साहित्य का गहराई से अध्ययन करना। और तीसरा, पूरी सक्रियता के साथ अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञानवर्धक विचारों से बदल देना। हमारा मूल संदर्भ यहाँ एक बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा देता है कि इस आंतरिक क्रांति की मशाल को आखिर जलाना कैसे है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि विचारों की दिशा मोड़ना महज भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित प्रयास का नतीजा है। चलिए इसी के साथ आते हैं भाग 4 पर, आध्यात्मिक साहित्य से प्राप्त ज्ञान। ये वो हिस्सा है जो इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाता है। अब इस पूरी चर्चा में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है आध्यात्मिक साहित्य या वाङ्मय की भूमिका। ये किताबें सिर्फ कागज के पन्ने भर नहीं हैं, बल्कि ये उस वैचारिक मशाल का असली ईंधन है।
वाङ्मय असल में हमारे मन के लिए एक आईने का काम करता है, जो बिना किसी लाग लपेट के हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। यह बदलाव के लिए जरूरी तार्किक ढांचा देता है, हमारी निरंतर जिज्ञासा की लौ को जलाए रखता है और सबसे बड़ी बात, अज्ञानता और ज्ञानोदय के बीच के फासले को मिटाता है। सच कहूं तो सही साहित्य के बिना यह बौद्धिक क्रांति संभव ही नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सच्चा परिवर्तन मन की दैनिक कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप से रीप्रोग्राम करने के लिए गहन साहित्य पर निर्भर करता है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पढ़ना कोई खाली समय बिताने वाली निष्क्रिय गतिविधि नहीं है, बल्कि यह तो आंतरिक बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही सक्रिय और वैज्ञानिक विधि है। जब हम नियमित रूप से अच्छे और गहरे विचारों को पढ़ते हैं तो यह हमारे दिमाग की कोडिंग को पूरी तरह से बदल देता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन को अपग्रेड किया जाता है, सही साहित्य हमारे विचारों की पुरानी और सीमित प्रणाली को एक नए और उन्नत वर्जन में बदल देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? यही हमारा भाग 5 है, आंतरिक सूर्योदय को प्राप्त करना। विचार क्रांति की ये जो चरम परिणति है, वो एक विशाल और असीम स्पष्टता है, आंतरिक आत्मा का जागरण। जब हमारा मन पूरी तरह से भ्रम और भटकाव के अंधेरे से निकलकर सत्य की रोशनी में आता है, तो वो अनुभव बिल्कुल एक भव्य सूर्योदय की तरह होता है। ये उस अटूट और गहरी शांति का रूपक है, जहां हर तरह की बेचैनी और दिमागी हलचल का अंत हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो है सिर्फ एक शुद्ध और अनंत विस्तार। यही वो अवस्था है जिसे इस विज्ञान का अंतिम और सबसे खूबसूरत परिणाम माना गया है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने आता है। यदि आध्यात्मिक परिवर्तन का ये पूरा विज्ञान हमारे सामने साहित्य में इतनी आसानी से उपलब्ध है, तो वो पहला विचार कौन सा है जिसे आज रोशन करने की आवश्यकता है? एक ऐसी ज्वाला जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है। इस परखे हुए ज्ञान को आजमाने का वक्त अब शुरू होता है। इन उत्कृष्ट स्रोतों तक पहुंचकर, इस तार्किक मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर की उस ज्ञान मशाल को स्वयं रोशन कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आज के स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।